डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर लेक्चर 3 ऑन ओ हेनरी। O Henry, his name was William Sidney Porter. He was born in 1862 and died in 1910. He is a very famous short story writer. So before going forward to our next slide, the disclaimer here is very important. These are unofficial lectures. Uh, the slides here being used, they are available as on an open platform, and they are based on the notes, handouts, or the audio lecture of Virtual University of Pakistan. And this video is being made just to facilitate the students. In addition to this, I do not provide any paid services, no quiz, no GDP, no assignments, etc. I considered it to be unethical means of study. So this lecture is just made to facilitate you people. क्योंकि इसके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत महसूस होती है, जो समझते हैं कि ऑडियो लेक्चर्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर देम, सो जस्ट टू फैसिलिटेट देम। तो हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओ हेनरी इन जनरल, और उसके कुछ मेजर वर्क्स, जैसे कि उसकी फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी है हमारे पास द गिफ्ट ऑफ द मैजाए। इसके अलावा दूसरी स्टोरी है द लास्ट लीफ। इन स्टोरीज का मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद हम इसकी राइटिंग टेक्निक, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन और थीम्स पे बात करेंगे। तो ये है द गिफ्ट ऑफ मेजाए इस पे। उसके बाद द लास्ट लीफ है, उस स्टोरी का भी ओवरव्यू है, राइटिंग टेक्निक्स हैं, सेटिंग क्या है उस स्टोरी की, प्लॉट क्या है, कैरेक्टराइजेशन उसमें क्या है, कौन कौन से किरदार हैं जो उसमें डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं, और फिर हम थीम्स की बात करेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ विलियम सिडनी पोर्टर, और हु इज फेमसली और रिनाउंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही इज नोन एज ओ हेनरी। ये उसका पेन नेम है, जिस नाम से वो कहानियां लिखता था उसका असली नाम है विलियम सिडनी पोर्टर। ही वॉज born on September 11, 1862 in North Carolina, America, United States of America. He is famous by his pen name O. Henry, and when he was 3, he lost his parents. So his parents were dead when he was just 3 years old. So in 1882, he went to Texas for 2 years. ओके, ही सेटल्ड इन ऑस्टन। ये टेक्सास, ऑस्टन, ये मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, जगह हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एंड ही सर्व्ड एज अ कैशियर एंड अ बुक कीपर इन अ बैंक। तो बाय आप देखो कि ये काम क्या कर रहा था, कि ही वाज अ कैशियर एंड देन ही वाज अ बुक कीपर इन अ बैंक, एंड देन he was convicted of embezzlement and sentenced to 5 years in Ohio prison. तो इसने prison life भी गुजारी है। He wrote in prison to earn money and published under his pen name. So he wrote about rather over 280 short stories, sketches. So he died on June 5, 1910 in New York. तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए ओ हेनरी के बारे में कि इसका पेन नेम क्या है, when he was born, when he died, और किस इलाकों में ये था, और इसने तकरीबन कितनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। ओके, अगर हम इसके स्टाइल की बात करें तो इसके जो प्लॉट्स हैं इसकी स्टोरी का, मैंने पिछले लेक्चर में, अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो। हमने बात की थी कि प्लॉट क्या होता है। डिफरेंट इवेंट्स का जो सीक्वेंस होता है, जो उनकी अरेंजमेंट होती है, उसको हम कहानी में कहते हैं प्लॉट। तो इसका जो प्लॉट है वो बड़ा ट्विस्टेड है, मतलब उसमें सस्पेंस है। इसकी जो एंडिंग्स हैं वो बड़ी सरप्राइज होती हैं। सरप्राइजिंगली ही एंड्स द स्टोरी। फिर इसने मुख्तलिफ डायलेक्ट्स, जो इसके डायलॉग्स हैं, इसके किरदारों के, कैरेक्टर्स के, उनका डायलैक्ट, उनके स्लैंग्स जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी अपनी कहानियों में इसका इस्तेमाल करता है। फिर डाइग्रेशंस भी हैं, ठीक है, बहुत सी डाइग्रेशंस एंड असाइड्स टू द रीडर्स।
digressions are present in the story. The use of simile, metaphor, personification and allusion, ये मुख्तलिफ figures of speech हैं जो writers या poets इस्तेमाल करते हैं अपनी कहानी में. लाइट हार्टेडनेस एंड सेंसिटिविटी, थोड़ा सा मजाक का एलिमेंट भी आपको इसमें मिलेगा और बड़े सेंसिटिव इश्यूज को ये एड्रेस करता है, सोशल इश्यूज को. द डिपिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड वेल्थ, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज वंस अ बुक कीपर एंड अ कैशियर. जो आप देखते हो कि ये बहुत पैसे वाली नौकरियां नहीं है, तो इसकी हमें कहानियों में पॉवर्टी का जो थीम है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, पॉवर्टी एंड वेल्थ का. विटी नरेशंस के इसकी राइटिंग्स में आपको तंज में मिलेगा और बड़ा डीप किस्म का एक सटायर मिलेगा, ह्यूमर भी होगा, लेकिन ये माशरे की किसी नेगेटिविटी को एक ह्यूमरस वे में प्रेजेंट करने का भी फन रखता है. इसके कुछ मेजर वर्क्स की तरफ देखें तो द गिफ्ट ऑफ द मेजाय और लास्ट लीफ हमने डिस्कस करनी है. दे वर पब्लिश्ड इन 1906 एंड 1907 रिस्पेक्टिवली. इसके अलावा इसने 4 मिलियन विच वाज पब्लिश्ड इन 1906, बर्निंग लैम्प, द हार्ट ऑफ द वेस्ट, ये कुछ इसके मेजर वर्क्स हैं जो फेमस हैं. फिर द वॉइस ऑफ द सिटी पब्लिश्ड इन 1908, रोड ऑफ डेस्टिनी, द चॉइस, बिजनेस पीपल, रूम रेप, इसको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यू जस्ट नो द वर्क्स बाय नेम और ईयर, आप इसको अपने पास नोट कर लो, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है ऐसे. ओके, तो जो दो शॉर्ट स्टोरीज की हम बात करेंगे वो है द गिफ्ट ऑफ द मैजाय और द लास्ट लीफ. सबसे पहले बात कर लेते हैं द गिफ्ट ऑफ द मैजाय. द गिफ्ट ऑफ द मैजाय जो है वो एक बड़ी रिनाउंड और फेमस स्टोरी है. और ये मेजाय कौन है, यहाँ पर मैं रुक के जो है थोड़ा सा आप लोगों को इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, फिर हम स्टोरी की जानिब चलते हैं. अच्छा, ये जो गिफ्ट ऑफ मैजाय है ये असल में एक रेफरेंस है बाइबल की स्टोरी का, बिब्लिकल रेफरेंस है और क्रिश्चियनिटी में इनका जो है वो एक अहम किरदार है. इन क्रिश्चियनिटी it was said that there were 3 kings or 3 wise men, or you can say they were known as magi. When Jesus Christ was born, ईसा अलैहि सलाम की जब पैदाइश हुई तो ये 3 बादशाह कह लो या 3 एक वाइज लोग थे जिनको मजाय भी कहते हैं, 3 वाइज मैन. दे केम टू जीसस क्राइस्ट और जीसस में अल्लाह बी प्लीज विद हिम उनके पास आते हैं और उनको कुछ गिफ्ट्स देते हैं. मुख्तलिफ गिफ्ट्स होते हैं उसमें, एक गोल्ड देता है और मुख्तलिफ चीजें देता है. तो इनको कहा जाता है द गिफ्ट ऑफ मेजाय. तो वहां से ये रेफरेंस लिया गया है और क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इनको बहुत मकबूलियत है और इस ये जो स्टोरी लिखी गई है ओ हेनरी की जानिब से, द गिफ्ट ऑफ द मेजाय, ये इसमें जो सेटिंग है वो भी क्रिसमस ईव की है कि क्रिसमस का मौका आ रहा है, मतलब क्रिसमस अगले दिन क्रिसमस डे है. तो इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है. उन कैरेक्टर्स को अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि क्रिसमस ईव पे वो एक दूसरे को तोहफा देना चाह रहे हैं. तो ये एक रेफरेंस है, एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये टाइटल कहाँ से लिया गया है. तो दिस टाइटल इज वेरी मच सिंबॉलिक एंड इट इज वेरी मच यू कैन से पॉपुलर अमंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी. और क्रिसमस के मौके पे ही इस स्टोरी को पब्लिश किया गया, तो ये भी एक बहुत मकबूलियत की आप कह लो कि मकबूलियत का सबब बना ओ हेनरी के लिए. अच्छा, ओवरव्यू क्या है कि डेला और जिम ये 2 कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल में, सॉरी शॉर्ट स्टोरी में. डेला और जिम जो हैं ये 2 मेजर कैरेक्टर्स हैं. दे बोथ आर अनएबल टू अफोर्ड प्रेजेंट्स फॉर ईच अदर ऑन देयर फर्स्ट क्रिसमस. So they both want to give each other a Christmas present. जैसे हमारे यहाँ ईद का त्यौहार आता है तो क्रिसमस में एक गिफ्ट का जो है ना वो इनकी रिवायत बहुत ज्यादा चलती है क्रिसमस के दौरान कि एक दूसरे को आपने गिफ्ट देना है. अब ये दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं लेकिन एक दूसरे को तोहफा नहीं दे पा रहे कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, समझ नहीं आ रही क्या तोहफे में दिया जाए. सो दे हैव 2 प्राइज्ड पोजेशंस, दोनों के पास 2 ऐसी खास चीजें हैं. अब अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए इंसान अपनी उस चीज को कुर्बान करता है जो उसके दिल के बहुत करीब है, ठीक है. अब ये भी आप देखो कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, जो थीम ऑफ सेक्रीफाइस दिखाया गया है
थीम ऑफ लव तो है ही, लेकिन लव डिमांड सेक्रीफाइस, इस चीज को इसमें शो किया गया है। तो जिम के पास एक, इसकी फैमिली में एक आप कह लो कि एक हेयरलूम, या आप वो जो चलती नहीं कि दादा की बेटे के पास आई, बेटे के पास उसके बेटों को मिली एक जायदाद में एक चीज विरासत में चल रही होती है, तो इसके पास एक गोल्ड वॉच है, ठीक है। और डेला के बाल जो हैं वो बड़े लंबे और बड़े खूबसूरत हैं, और उसके ब्राउन कलर के लॉन्ग हेयर्स हैं जो जिम को बहुत पसंद है। तो जिम क्या करता है कि इस स्टोरी में अब इनको समझ नहीं आ रही कि भी मैं एक दूसरे क्रिसमस का इवेंट भी आ रहा है, कुछ देना भी चाह रहे हैं। तो जिम जो है वो अपनी घड़ी बेचता है, और डेला जो है वो अपने बालों को बेच देती है, ताकि जिम के लिए कोई चीज ले सके। और जिम जो है वो भी अपनी घड़ी बेच देता है, जो उसकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है, उसके लिए उसके दिल के बहुत करीब है। तो वो अपनी गोल्ड वॉच बेच के उससे जो भी चीज लेता है, हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो वो डेला के लिए प्रेजेंट ले लेता है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जिम अपनी वॉच को बेच के, उसकी वॉच जो होती है उसके साथ गोल्ड वॉच होती है, तो उसके साथ एक गोल्ड चेन डेला लेती है अपने बालों को बेच के, उसकी चेन के लिए, सॉरी वॉच के लिए, कि भाई वो वॉच जो है उसके साथ एक चेन लेती है। और जिम क्या करता है, जिम उसके खूबसूरत बालों के लिए एक कोम लेता है, ठीक है, कंघा आप कह लो, वो लेता है। सो द कोम जिम बाइज इन एक्सचेंज फॉर हिज वॉच विल नेवर एडॉर्न डेलास हेयर। वाई? क्योंकि भाई इसको पता ही नहीं है, इसको मालूम ही नहीं है कि डेला ने तो अपने बाल कटवा लिए। और द चेन डेला परचेजेस इन एक्सचेंज फॉर हर हेयर विल नेवर कैरी जेम्स वॉच। मतलब वॉच के साथ चेन होती है ना। तो अब दोनों ने अपनी जो उनके एक प्रेशियस पोजेशंस हैं उनके पास, वो मोहब्बत की खातिर बेच दी है। तो जिम उसके लिए कंघा लेके जा रहा है, लेकिन उसके पास तो बाल ही नहीं है। अब उसने बाल ही अपने लंबे बाल काट लिए, छोटे करवा लिए। और जिम सोचता है कि भाई ये जब कंघा इस्तेमाल करेगी तो इसको खुशी होगी देख के। तो इसी तरीके से वो कहती है कि जब वॉच के साथ वो गोल्ड चेन लगेगी तो जिम भी उसको इस्तेमाल किया करेगा, तो इसको भी खुशी होगी। तो ना वॉच बाकी रही और ना बाल बाकी रहे। So they both sacrifice their treasure to provide a gift for the other. तो ये इस पूरी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है, बड़ी आसान सी स्टोरी है, आप इसको जरूर पढ़ो। तो इस स्टोरी के अंदर क्या थीम दिया गया है, एक तो सेक्रीफाइस का, इसके अलावा थीम ऑफ लव का, और फिर इसमें कि हम एक दूसरे को खुश करने के लिए जो तोहफे देते हैं, मोहब्बत जो है वो इजहार मांगती है, और तोहफा एक बेस्ट, आप कह लो कि एक, it's a best way to express your love or your emotion to your beloved। आप अपने पेरेंट्स को मदर्स डे पे, फादर्स डे पे, या वैसे भी किसी मौके पे आप अगर उनको कोई प्रेजेंट देते हो, वो खुश हो जाते हैं। उनको पता है कि हमारे बेटा जो है या हमारी बेटी जो है वो हमारी रिस्पेक्ट करती है, हमसे मोहब्बत करती है। इस तरीके से आप अपने बहन भाइयों को अप्रिशिएट करने के लिए सम टाइम यू गिव देम अ प्रेजेंट। तो किसी की सालगिरह के मौके पे या किसी और खुशी के मौके पर जब आप अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कोई तोहफ़ लेके जाते हो, तो वो एक तरह से गुड जेस्चर होता है, पॉजिटिव जेस्चर होता है, दैट यू लव देम, दैट यू केयर अबाउट देम, ठीक है। तो इस स्टोरी के अंदर जो राइटिंग टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो है ट्विस्टेड प्लॉट। ट्विस्टेड प्लॉट से मुराद ये है कि स्टार्ट जो कहानी होती है, अब उसमें दोनों कंफ्यूज हैं, नहीं पता कि भाई ये क्या बेचेगी, और जिम क्या करेगा और डेला क्या करेगी। फिर जब एंड में जाके एक आयरॉनिकल एंडिंग हो जाती है। आयरनी का मतलब ये होता है कि दिखता कुछ और है, मतलब कि सोचा कुछ और होता है और होता कुछ और है। एक आयरनी, एक पैराडॉक्स, ऑपोजिट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, कि भाई उसने कॉम लिया, कंघा लिया, लेकिन जिसके लिए लिया बालों के लिए बाल है ही नहीं। और इसने गोल्ड वो चेन ली वॉच के लिए, तो वॉच भी मौजूद नहीं। तो एक आयरॉनिकल एंडिंग है इसकी स्टोरी के अंदर। फिर लॉट्स ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस दैट डिपेंड ऑन अदर सेंटेंसेस टू वर्क। ये जब आप स्टोरी को पढ़ते हो तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा, जब आपके सामने स्क्रीन पे स्टोरी होगी, कि छोटे छोटे जो है इसमें सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। द केयरफुल एंड स्पार्स यूज ऑफ वर्ड्स बट इन फेमिलियर मैनर, जिसकी राइटिंग टेक्निक है। गुड नेचर्ड ह्यूमर ऑन अ सीरियस आइडिया, ये भी ओ हेनरी ने इस स्टोरी में इस्तेमाल किया है। फिर दी सेटल एंड एप्ट यूज ऑफ स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस सच एज इमेजरी, सिंबलिज्म और आयरनी। तो ये डिफरेंट किस्म की फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इमेजरी, सिंबलिज्म और आयरनी, जिसका ये इस्तेमाल करता है।
क्वेश्चन जो ज़्यादातर इस पे आपसे पूछे जा सकते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि इसकी थीम्स को आप पढ़ लो, तैयार कर लो, इसके कैरेक्टर्स को आप तैयार कर लो, किस तरह की राइटिंग टेक्निक है जो ओ हेनरी इस्तेमाल करता है, और यही चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे बेस्ट जो चीज़ है कि क्या सैक्रिफाइस किया, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस इन अ रिलेशनशिप, और यू कैन रिलेट दिस थिंग with both the characters in this story, Della and Jem. So the depiction of poverty and wealth, this is one of a very significant part, कि भाई इतने पॉवर्टी है कि उनको समझ नहीं आ रही कि भाई वो अपने लिए, उनके पास इतनी रकम नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोई नई चीज़ खरीद सकें। तो उन सबसे प्रेशियस चीज़, जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर में कोई चीज़ हो, हम कहते हैं कौन-सी चीज़ है? आपकी कोई ज़रूरत आ जाती है, अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप कहते हो घर में कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको बेचा जा सकता है? तो वो कंडीशन जो है इनके यहाँ भी पाई जाती है। सो द डिपिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड वेल्थ इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर इन दिस स्टोरी। अच्छा, अब इसको हम डिटेल में थोड़ा-सा स्टडी कर लेते हैं। प्लॉट क्या है? मतलब सीक्वेंस क्या है? अभी आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया पूरी स्टोरी का, आपको इसकी एक समरी मिल गई है। अब हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले द गिफ्ट ऑफ द मेजाई हैज़ अ वेरी स्किलफुल एंड कैप्टिवेटिंग प्लॉट। द स्टोरीज़ ओपनिंग सेंटेंसेस इंट्रोड्यूसेस द मेन प्रॉब्लम। डेला के पास कितने पाउंड्स मौजूद हैं? 1.87। ठीक है? ये आप अपने पास नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेटिंग क्या है? टाइम कौन-सा है? क्रिसमस ईव है, मतलब इवनिंग है, नेक्स्ट डे क्रिसमस डे है। So she sells her hair, gets money to buy Jim a watch chain. Thus resolves the problem. Problem क्या है कि भाई मैं क्या प्रेजेंट दूं, और कैसे रिजॉल्व करती है? She sells her hair, gets money to buy Jim a watch chain. Thus resolves the problem. The solution of first problem leads to another conflict, whether Jim will appreciate her act or not. अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि स्टोरी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी के लिए चीज लो। जब अब डेला का जो लव है फॉर जिम, वो सिर्फ इस चीज पर नहीं है कि मैं उसको कोई प्रेजेंट दूं। वो तो रिजॉल्व हो गया, उसने पैसे ले लिए, उसने उसके लिए गोल्ड चेन ले ली। अब वो कहती है कि भी पता नहीं उसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पसंद आना और ना आना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। अब जिम जब आता है तो ही सिंपली शॉक्ड टू सी डेला विद हर हेयर गॉन। छोटे छोटे उसके बाल हैं, बिल्कुल बॉय कट बाल है। ठीक है? अब जैसे ही वो देखता है तो वो बड़ा शॉक्ड होता है, क्योंकि वो उसके लिए कॉम्ब लेके आया है। ठीक है? और वो भी इसी कशमकश का शिकार है, और वो श्योर होता है कि भी इसको बहुत, उसके इतने लंबे खूबसूरत बाल हैं, तो वो जब इस कंघे का इस्तेमाल करेगी तो शी विल फील हैप्पी। ठीक है? शी विल फील गुड, और शी विल थैंक मी फॉर दैट। लेकिन जैसे ही अब ये आया है, तो ये है क्लाइमैक्स स्टोरी का। व्हेन डेला सीज द प्रेजेंट ऑफ कॉम्ब्स फॉर हर हेयर। तो क्लाइमेक्स वो पार्ट होता है जहाँ पे आप कहते हो कि अब दोनों को रियलाइज हो गया कि भी ये क्या, हमने क्या कर दिया। वो देखती है मेरे लिए कंघा ले आया। सो फाइनली द denouement happens when Jim reveals that he has sold his watch to buy Della her comb. तो ये जब बताता है खुद कि भाई मैंने तो अपनी वॉच को बेच दिया, तुमने मेरे लिए अपने बाल को बेच के जो कोम लिया, तो मैंने तो अपनी वॉच को बेच दिया। तो डेला को भी अब अफसोस होता है, वो भी शॉक्ड होती है, भाई ये क्या हो गया। ठीक है? करेक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो गिफ्ट ऑफ मेजाई हैज टू प्रोटोगनिस्ट। दोनों प्रोटोगनिस्ट ही हैं, इसमें हमें कोई एंटागोनिस्ट नहीं नजर आता। हर स्टोरी में विलन का होना लाजमी नहीं होता, कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको सिर्फ हीरो या हीरोइन ही मिलते हैं। सो शॉर्ट स्टोरी है, एक सीटिंग में छोटी सी है, आप पढ़ सकते हो आराम से। सो जिम एंड डेला, दे आर द टू प्रोटोगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। सिंस दे बोथ फेस द सेम चैलेंज, दोनों का लिए एक ही सेम चैलेंज था, और दोनों का रिस्पॉन्स भी सेम था। से their situations and their actions are essentially the same। तो दोनों की सिचुएशन एक जैसी थी, दोनों गरीब थे, दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते थे, दोनों ने अपनी सबसे प्रेशियस चीज को सेक्रीफाइस किया, और दोनों एंड में शॉक्ड हुए, रियलाइज किया कि भाई हमने क्या कर दिया। सो नो रियल कैरेक्टर इन द स्टोरी एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस कहानी में कोई विलन नहीं है, कोई एंटागोनिस्ट नहीं है। पोवर्टी कैन बी टर्म्ड एज एंटागोनिस्ट, हम कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई इंसान नहीं है, सिंस इट इज द ओनली थिंग डेल एंड जेम्स स्ट्रगल अगेंस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या होता है? जिसमें एंटागोनिस्ट कहते हैं उस किरदार को या उस चीज को, कहानी के अंदर वैसे ही किरदार ही होता है, तो जिसके खिलाफ प्रोटोगनिस्ट उस जिसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर पॉवर्टी के खिलाफ ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉवर्टी कैन बी टर्म्ड एज एंटागोनिस्ट। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये जवाब दे सकते हो। अगर हम थीम की बात करें तो पहले भी मैंने आपको अभी बताया कि सेक्रीफाइस, लव, और डेल एंड जिम गिव अप देयर मोस्ट प्रेशियस पोजेशन टू बाय ईच अदर क्रिसमस गिफ्ट्स, क्लियर हो गया। फिर थीम ऑफ लव कि सेल्फलेस लव जो होता है दे फील फॉर ईच अदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन देयर लाइव्स एंड इज एम्बॉडीड इन दोस गिफ्ट। कि देखो, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए अपनी सबसे खास चीज जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिए डेला के लिए सबसे खास चीज उसके बाल थे, जो उसको सबसे ज्यादा खुद में पसंद थे। और उसके पास जो पोजीशन थी जिम के पास, वो उसकी गोल्ड वॉच थी जो जनरेशन टू जनरेशन उसकी फैमिली में चली आ रही थी, और उसको उसके वालिद ने दी होगी। उसके दिल के बहुत करीब थी, लेकिन मोहब्बत में उसने उसको भी कुर्बान कर दिया ताकि वो डेला के लिए गिफ्ट ले सके। सो थीम ऑफ लव इज वेरी प्रोमिनेंट हियर। फिर थीम ऑफ पॉवर्टी के पॉवर्टी इज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट थीम एज डेला सेव्स हर मनी फॉर मंथ्स टू बाय वॉच चेन। वो पैसे जोड़ती रहती है और हमें शुरू में पता चलता है कि उसके पास कितने पैसे थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हैं बेटे, जो आपसे पूछी जा सकती हैं कल को एग्जाम में। बट शी स्टिल हैज टू कट एंड सेल हर ब्यूटीफुल हेयर। मतलब उसने गोल्ड, देखो ना गोल्ड की क्या कीमत होती है, गोल्ड महंगा होता है हमेशा से। तो गोल्ड चेन खरीदने के लिए उसने अपने बाल भी बेचे, और कुछ पैसे जो उसने जोड़े हुए थे, रकम जोड़ी हुई थी, वो थोड़ी सी मामूली सी, काफी अरसे से उसने, तो इसमें एक पॉवर्टी का बड़ा प्रोमिनेंट एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। अब हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, द लास्ट लीफ, जो 1907 में पब्लिश हुई बाय द सेम ऑथर या सेम राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर विलियम सिडनी पोर्टर, जिसका पेन नेम ओ हेनरी था। अच्छा, इस स्टोरी का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर, जिसका नाम है जॉनसी। सो द मेजर कैरेक्टर इज सफरिंग फ्रॉम नेमोनिया व्हेन द स्टोरी बिगिंस। इसमें ये आपको टाइटल पे भी शो हो रहा होगा स्क्रीन पे कि एक लड़की है जो बीमार है, नमूनिया का शिकार है। नमूनिया बीमारी है जिसमें आपके लंग्स में, फेफड़ों में पानी जो है वो भर जाता है। ये खिड़की से हर वक्त एक पत्ते को देखती रहती है। एक दरख्त है, जिस तरीके से पतझड़ का मौसम होता है, ऑटम का, और दरख्त जो होते हैं वो अपने पत्तों को झड़ना शुरू कर देते हैं। तो अब एक पत्ता जो है वो अभी भी दरख्त पे खड़ा हुआ है, जिसको ये कहती है द लास्ट लीफ। हम आगे चल के देखेंगे, लास्ट लीफ टाइटल जो है बड़ा सिंबॉलिक है इसमें। सो व्हाट शी इज डूइंग, शी लाइंग इन हर बेड, वेट्स फॉर द लास्ट लीफ ऑफ एन आईवी वाइन। ये ट्री का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शी स्पाइज थ्रू हर विंडो टू फॉल। तो ये बस इंतजार में है कि कब ये जो है पत्ता जो है वो गिरेगा। असल में वो पत्ता जो है वो इसके लिए उम्मीद का काम कर रहा है। द लास्ट लीफ इज एक्चुअली गिविंग हर होप कि पता नहीं ये कब गिरेगा, और इसी तरीके से जैसे ये पत्ता गिरेगा तो मेरी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सो शी थिंक्स दैट विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ शी विल डाई। अच्छा, अब इसमें एक और कैरेक्टर है, एक ओल्ड मैन है जिसका नाम मिस्टर बहमैन है, बहमान या बहमन। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ अ फ्रस्ट्रेटेड बट मैग्निफिसेंट पेंटर। तो ये अपने आप को भाई एक फ्रस्ट्रेटेड और मतलब बुरा आदमी है। मतलब ये वो आदमी है जिसने कभी, कोई बहुत मशहूर पेंटर नहीं है कि इसका बड़ा चर्चा है, बड़े लोग इसको जानते हैं, नहीं। तो ये एक फ्रस्ट्रेटेड है, मैग्निफिसेंट पेंटर है। वो क्या करता है कि ही डब्स द लास्ट लीफ ऑन द वॉल आफ्टर द वन रियल वन फॉल्स। अब लास्ट लीफ जो है ना वो गिर जाता है, लेकिन ये उसको उम्मीद देने के लिए क्या करता है कि उस दीवार पर एक पेंट कर देता है पत्ता, ये उम्मीद दिलाने के लिए कि जैसे रियल वन फॉल करता है, कहते हैं कि भी कहीं वो उम्मीद छोड़ ना दे, तो ये एक पत्ता पेंट कर देता है। द पेंटेड लीफ सर्व्स एज अ ट्री ऑफ होप फॉर जॉनसी टू फाइट अगेंस्ट हर इलनेस। वो उसको पता नहीं चलता कि भाई बाहर पत्ता गिर गया है, तो वो उस पत्ते को कहती है कि उसको देख देख के वो एक तरह से फिर से जीने की उम्मीद उसके अंदर पैदा होती है। सो एट द एंड मिस्टर बहरमन कैचेज नमूनिया और डाइस। वो क्योंकि बूढ़ा आदमी है, उसको खुद नमूनिया हो जाता है और वो फौत हो जाता है। तो राइटिंग टेक्निक, उसके बाद हम आगे चलते हैं प्लॉट की तरफ। राइटिंग टेक्निक इस स्टोरी में इस्तेमाल हुई है। अगेन ट्विस्टेड प्लॉट है लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जॉनसी, जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर है, लड़की जिसको नमूनिया है, वो मरेगी, लेकिन मर वो ओल्ड मैन जाता है, पेंटर जो उसको उम्मीद दे रहा होता है।
फिर एक मेलोड्रामा है इसके अंदर मौजूद, ठीक है, विम्सिकल सी सेटिंग है, अजीबोगरीब सी, बिल्कुल एक मायूसी वाली, नाउमीदी वाली सेटिंग है। इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन थ्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, फीलिंग्स और इमोशंस बताए गए हैं जॉन सी के, ओल्ड मैन के। लेकिन केयरफुल और सटल यूज ऑफ स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस, जैसे ओ हेनरी अपनी सारी स्टोरीज में करता है, इमेजरी का इस्तेमाल, सिंबलिज्म का इस्तेमाल। सिंबलिज्म जैसे टाइटल सिंबॉलिक है, इमेजरी जैसे वो पत्ता जो है, वो पत्ता, वो मंजर, इमेजरी का मतलब होता है जहाँ पे राइटर या पोएट कुछ ऐसे जुमले लिखता है जो हम इमेजिन करते हैं, जैसे एक तस्वीर है हमारे सामने चल रही है वो चीज, हम वहीं पर, इंसान जो है अपने आप को उसी कहानी के जगह पे रख के देखता है, अपने आप को एक कहानी का एक किरदार ही समझता है। और ये कैसे मुमकिन होता है, जब राइटर इमेजरी का इस्तेमाल कर रहा होता है, सिंबलिज्म का यूज कर रहा होता है। पर्सोनिफिकेशन जो होती है, पर्सोनिफिकेशन व्हेन राइटर गिव्स human quality to a non-human human being और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहता हूँ कलम बोलता है, कलम कैसे बोल सकता है, इंसान बोलता है। जैसे वर्ड्सवर्थ कहता है गोल्डन डांसिंग डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड टोजिंग अप देयर हेड्स। अब फूल हैं वो कैसे डांस कर सकते हैं, कैसे फ्लटरिंग कर सकते हैं, मतलब अपने सर को ऐसे ऐसे कैसे झूम सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। फिर डायलेक्ट्स और स्लैंग का इस्तेमाल वैसे ही विलियम सिडनी पोर्टर हर जगह करता है। तो इसमें जो उसके डायलॉग्स हैं ओल्ड मैन के, उसमें आपको बहुत से स्लैंग्स और डिफरेंट डायलेक्ट देखने को मिलता है। सेटिंग क्या होती है कि किस जगह पर हो रही है, किस वक्त हो रही है। तो स्टोरी इज सेट इन द वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर एंड अंडर डेवलप्ड सिटी। ये यूएसए में एक जगह है, वॉशिंगटन स्क्वायर उसका नाम है, और वो एक अंडर डेवलप्ड सिटी है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। इट कवर्स द टाइम पीरियड फ्रॉम मे टू नवंबर। अब मे टू नवंबर ये वो टाइम पीरियड है जब वो दरख्त जो है वो अपने पत्तों को झड़ रहे हैं, और वो एक तरह से आप कह लो ऑटम है। अ बेयर ड्रेरी यार्ड, ब्लैंक साइड ऑफ द ब्रिक हाउस, ये चीजें इसने लिखी हैं स्टोरी के अंदर, मतलब कहाँ पे हो रहा है। ड्रेरी यार्ड है, ब्लैंक साइड ऑफ द ब्रिक हाउस, परसिस्टेंट कोल्ड रेन, ये मौसम के बारे में बता रहा है। ये मौसम, कलर्स, जगह, कमरा, हर चीज जो है। अब जैसे कि सेट द अनवेलकमिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द सराउंडिंग, ये सारे जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई या अपोस्ट्रोफी विद इन अपोस्ट्रोफी लिखी हुई चीजें, ये राइटर ने टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, फ्रेजेस इस्तेमाल किए हैं सेटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कहानी की, कि कहानी कहाँ पे पेश आ रही है, एक्शन कहाँ पे हो रहा है। सो सेटिंग इज ऑल्सो मेलोड्रामेटिक एंड पिक्चरिस्क। सेटिंग ऑफ द स्टोरी कनेक्ट्स टू द नेगेटिव स्टेटस ऑफ जॉन से फेसिंग लाइफ एंड डेथ। तो ये एक ऐसा आलम है बेटे कि आप देखो कि जब आपकी कहानी का किरदार बिस्तर पर लेटा हुआ है और मौत का इंतजार कर रहा है, तो ये एक मेलोड्रामेटिक सी सिचुएशन है, और एक नेगेटिविटी है उसके अंदर, वो होपलेस है, वो नाउमीद है। इंसान जब बीमार होता है तो उसको लगता है कि बस उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। अक्सर इंसान जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसको लगता है कि बस मेरा अब आखिरी वक़्त आ गया है। तो ज़िंदगी और मौत के दरमियान की जो कैफ़ियत है, वो बहुत तल्ख़ है। और दुनिया में सबसे तल्ख़ हकीकत ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि इंसान ने मरना है। इंसान जितना मर्ज़ी अपना पैसा कमा ले, जितना मर्ज़ी मटेरियलिस्टिक हो जाए, ज़िंदगी में जो चीज़ भी अचीव कर ले, एट द एंड ऑफ द डे ही दिस इज़ द रियलिटी, द बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ। तल्ख़ हकीकत है दैट देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल बी डेड। ठीक है? तो इसी कैफ़ियत को एक्सप्लेन किया जा रहा है इस स्टोरी में, कि कहानी का आगाज़ ही ऐसा होता है जब जॉन सी को इंट्रोड्यूस करवाता है राइटर हम लोगों से, रीडर से। तो हम देखते हैं कि वो एक ज़िंदगी और मौत के दरमियान की उस कशमकश में मौजूद है, और वो मुसलसल सोचे जा रही है कि बस जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं भी मर जाऊँगी, या मेरा भी इंतकाल हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी स्टोरी का प्लॉट देख लेते हैं। लास्ट लीफ हैज़ अ वेल निटेड प्लॉट, बहुत अच्छी इसकी बिगिनिंग, और फिर पूरा प्लॉट है, सारे इवेंट बड़े कनेक्टेड हैं, और प्रॉपर इसकी जो है एंडिंग है। द लास्ट लीफ हैज़ अ वेल निटेड प्लॉट इन द इनिशियल सिचुएशन। जॉनसी और इसकी एक स्यू, जॉनसीज फ्रेंड, ये स्यू और जॉनसी ये दो सहेलियां हैं, ठीक है। दे आर लिविंग टुगेदर इन अ फ्लैट, ये एक फ्लैट में रह रही हैं। नवंबर का महीना आया है, जॉनसी को ठंड लग गई है, नमूनिया हो गया है, और यही असल में इसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे आप कह लो मेन इशू क्या है स्टोरी में, मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसको ये नमूनिया हो गया। ओके, जॉनसीज प्रीमोनिशन that we
she will die with the last leaf of the ivy vine raises the conflict. कि भाई ये अब उस दरख्त को देख रही है, तो दरख्त को देख के इस हद तक मायूस हो चुकी है, रोज देखती है, लेटी हुई है, देखती है दरख्त से एक पत्ता गिरता है, फिर दूसरा गिरता है, अगले दिन तीसरा गिरता है, चौथा गिरता है, तो ये कहती है बस एक पत्ता रह गया, अब ये एक पत्ता भी गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। अब क्लाइमेक्स कब आता है कि when the last leaf does not fall despite the fierce storm and Johnsy becomes hopeful about her health। ठीक है, ये कहानी का क्लाइमेक्स है कि सख्त तूफान भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन वो लास्ट लीफ नहीं गिरा, तो ये होपफुल हो गई है अपनी हेल्थ को लेके। The denouncement happens with the revelation of the fact that the last leaf is not real। अब उसको पता चलता है कि वो जो लास्ट लीफ वो जो देख रही है, जो अभी भी खड़ा हुआ है, इतना तूफान आ गया, आंधी आ गई, वो रियल नहीं है। ठीक है, इट हैपेंस विद द रेवलेशन ऑफ द फैक्ट दैट द लास्ट लीफ इज नॉट रियल बट पेंटेड बाय मिस्टर बहरमैन हु एट द एंड डाइज ऑफ निमोनिया। तो वो दर हकीकत किसने बनाया हुआ है? वो जो तस्वीर देख रही है, असल में वो खिड़की से पार नहीं देख रही, उसको वो जो जगह नजर आ रही है, वो जो उधर, वो उसको एक पेंटिंग नजर आ रही है जो एक ओल्ड मैन ने बनाई है जिसका नाम मिस्टर बहरमैन है, और वो खुद जो है वो नमूनिया से जिनकी डेथ हो जाती है। तो ये कहानी यहाँ पर इस तरीके से आप कह लो कि खत्म होती है। कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं तो स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड थ्री कैरेक्टर्स, जॉन्सी, स्यू जो उसकी फ्रेंड है, जो फ्लैटमेट भी है, और मिस्टर बहरमैन। कैरेक्टर्स, they are revealed through their feelings, thoughts, dialogues, physical features and actions। तीनों की फिजिकल फीचर्स आप देखो, स्यू हेल्दी है, ठीक है, आम नौजवान लड़की है, जॉन्सी बीमार है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नमूनिया की पेशेंट है, और बीमारी की हालत में कैसी होगी, होपलेस है, डिप्रेस है, स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी में है। और मिस्टर ओल्ड ब्राह्मण जो है वो ऑलरेडी बड़ा है, मिस्टर बहरमैन, ठीक है, वो एक ओल्ड पर्सन है, उसकी फिजिकल फीचर भी अजीब है, वो भारी जिस्म का है। तो जॉन्सी द प्रोटोगनिस्ट अपीयर्स टू बी अ पेसिमिस्टिक पर्सन, ठीक है, हु इज डिपेंडिंग हर लाइफ टू द फॉलिंग लीव्स ऑफ द आईवी वाइन। अच्छा, पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म ये दो चीजें होती हैं। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, कि इंसान रियलिस्टिक होता है, हकीकत पसंद होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। पेसिमिज्म होता है नेगेटिविटी को कहा जाता है, कि जब आपके दिल में खदशात होते हैं, क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा। तो पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो आप जब जिंदगी को पॉजिटिवली देखते हो, किसी चीज को पॉजिटिवली देख रहे होते हो, तो इसका मतलब कि आप ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो, आप पॉजिटिव इंसान हो, आप पॉजिटिविटी को देखते हो, आप देखते हो कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ आपको दिया है, ना कि आप ये देखो कि अल्लाह ताला ने आपसे क्या कुछ ले लिया है। ठीक है, जो भी चीज इंसान के पास है वो हमेशा तो उसके पास नहीं रहेगी। इवन हेल्थ है, वो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की, हमेशा हमारे पास नहीं रहेगी। तो जो दूसरा है हमारे पास पेसिमिज्म, वो है नाउमीदी, मायूसी, जो कि कुफ्र है। इंसान कुफ्र की हालत तक चला जाता है, कहते हैं मायूसी कुफ्र है। तो इंसान पहले नाउमीद होता है, वो उसको कोई तवक्को बाकी नहीं रहती, उसको कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, वो हार देता है, अपने हालात का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। तो यही हालत जो है वो जॉन्सी की भी है, जो बस एक पत्ते पे डिपेंडेंट है, कि जैसे ही ये पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। स्यू जो है वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंडशिप की, हेल्दी है, और उसकी फ्रेंड है, फ्लैटमेट है, और वो रिप्रेजेंट कर रही है कि एक दोस्त को कैसा होना चाहिए, और बहुत केयर करती है, उसका ख्याल रखती है जॉन्सी का। जब वो बीमार है तो उसकी तीमारदारी कर रही है, उसकी आदत कर रही है, उसकी खिदमत कर रही है। तो एक रूममेट को कैसा होना चाहिए, एक दोस्त को कैसा होना चाहिए, एक फ्रेंड को कैसा होना चाहिए, सिबलिंग को कैसा होना चाहिए, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ऑल दो वो उसके कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है, उसकी फ्रेंड है, उसकी फ्लैटमेट है, बट शी इज मोर देन समवन एल्स। अच्छा, अब मिस्टर बहरमन का जो कैरेक्टर है, इनिशियली ही सीम्स टू बी एन ओल्ड, पैथेटिक एंड डिसएग्रीएबल पर्सन विद हिज क्रैंकीनेस, क्योंकि वो हिला हुआ है यहाँ से, अजीबो गरीब सा है, गुस्से में रहता है, फ्रस्ट्रेटेड है, ओल्ड है, क्योंकि वो पेंटर है लेकिन कोई बहुत बड़ा पेंटर नहीं है, उसको इज्जत मिली नहीं है, जो मकाम मिला नहीं है जो वो समझता है कि वो डिजर्व करता है जिंदगी में। बट फाइनली he turns out to be a brave, admirable and lovable person who dares to sacrifice his life to save Johnson's। ठीक है, तो ये एक तरह से सिंबॉलिक है। अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखो, तो क्रिश्चियनिटी में उनका ये बिलीफ है, ईसाइयत में, या आप कह लो कि इन देयर रिलीजन इट इज द बिलीफ ऑफ देम
of Christians that Jesus Christ, he sacrificed himself for his people. He sacrificed his life for people. Although we do not believe, being Muslims, लेकिन उनके यहाँ जो उनका एक नैरेटिव है, ग्रैंड नैरेटिव है, और उनका जो बेसिक अकीदा है इस चीज पे कि ही प्लेज द पार्ट ऑफ क्राइस्ट, ही से मुराद यहाँ पर मिस्टर बहरमैन है कि जस्ट लाइक क्राइस्ट sacrificed himself for others, for the innocent people, for the common people. So here in this story, Mr. Behrman, he sacrifices himself. He is just playing the part of Christ and makes a special appearance in the end to show the sacrificial masterpiece. ठीक है? So Mr. Namunia, oh sorry, this is this is a personification. Okay, so the personification of the disease as antagonist in the story. तो इसको हम कह सकते हैं कि नमूनिया को भी पर्सोनिफाई कर दिया गया है यहाँ पर। इसका एक विटी स्टाइल होता है ओ हेनरी का। ओके, थीम्स इसमें बेटे सबसे पहले तो सेल्फलेस सेक्रीफाइस, ये थीम बड़ा प्रोमिनेंट है। Mr. Behrman risked his life for Johnsy. He sacrifices his life so that Johnsy may not die of pessimism and disbelief. वो सर्दी में, तूफान में पेंटिंग करता है वहां पर जाके खिड़की पे, ताकि उसको वो नजर आता रहे कि पत्ता अभी भी खड़ा है वहां पे, अभी भी उम्मीद बाकी है जीने की। और उसको खुद ठंड लग जाती है, सर्दी लग जाती है, और उसको नमूनिया हो जाता है और मर जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी गुजारी है पेसिमिज्म में। उसने अपनी जिंदगी गुजारी है एक आप कह लो कि सेक्लूडेड लाइफ गुजारी, फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। वो पेंटर है लेकिन उसको वो इज्जत मकबूलियत नहीं मिली, तो वो नहीं कहता कि किसी मासूम की जान जाए इसकी वजह से। तो एक बहुत बड़ा थीम इसमें जो है वो है सेल्फलेस सेक्रीफाइस। तो इसमें मिस्टर बहरमैन का कैरेक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जॉन्सी लास्ट लीफ को क्यों देखती रहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लीफ जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, टाइटल क्या सिंबलाइज कर रहा है, वो लास्ट लीफ क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो थीम ऑफ फ्रेंडशिप है, स्यू बिकम्स द सिंबल ऑफ सिंसियर फ्रेंडशिप, तो इसमें थीम ऑफ फ्रेंडशिप भी है। शी ऑलवेज स्टेज होम एंड डज वट एवर शी नीड्स टू कीप वेरी गुड केयर ऑफ जॉन्सी। तो ये बड़ी ज्यादा मदद करती है, उसकी खिदमतगार है, अच्छी दोस्त है। फिर हमारे पास इसमें थीम ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड विल पावर, कि इंसान के अंदर अगर उसका इरादा पुख्ता है, वो पुरअज़म है, तो वो बड़े से बड़ा चैलेंज भी कबूल कर लेता है। एक इंसान है, वो कहते हैं कि इंसान अक्सर कहा जाता है कि वक्त से पहले मर जाता है। क्यों? क्योंकि अभी बीमारी आई और वो सोचना शुरू कर दे कि भाई मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो कोशिश ही नहीं करता, या एक इंसान इलाज कराने की कोशिश ही ना करे। अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी इंसान की लिखी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने दवा भी भेजी है, दुआ भी भेजी है। इंसान सिर्फ दुआओं पे चले तो भी मसला है, सिर्फ दुआएं काफी नहीं है। आप दवा का भी इस्तेमाल करो, और सिर्फ दवा का इस्तेमाल करो और दुआ पर अमल ना करो, या दुआ पर यकीन ना रखो, ये भी मसला है। फिर इसका मतलब आपका ईमान कमजोर है। तो दुआ और दवा दोनों साथ साथ चलती है। तो इंसान की कुव्वत अल्लाह ताला ने जितनी उसमें हिम्मत रखी है, वो एफर्ट करता है, वो कोशिश करता है अपनी जानिब से, और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करता है कि अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो होकर रहना है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने मुझे असबाब दी हैं, उनका मैं इस्तेमाल करूं। जो अल्लाह ताला ने मुझे रिसोर्सेज दिए हैं, मैं पहले उनको इस्तेमाल करूं। तो थीम ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड विल पावर यही है। असल में यही ईमान है आपका, कि आपकी विल पावर कितनी मजबूत है, आपका फेथ कितना मजबूत है। जो भी हिंड्रेंस आए जिंदगी में, जो भी ऑब्स्टिकल्स आए जिंदगी में, जो भी चैलेंजेस आए, वी बैटल थ्रू आवर लाइफ थ्रू ऑप्टिमिज्म और थ्रू स्ट्रॉन्ग विल पावर। फिर थीम ऑफ डिजीज एंड डेथ, ये भी इसमें है कि डिजीज इज द प्रिवेलिंग एलिमेंट थ्रू आउट द स्टोरी। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एंटागोनिस्ट जो है वो नमूनिया डिजीज है। तो आप इसमें देखो कि इसके स्टोरी में अभी हमने 2 स्टोरी सिर्फ पढ़ी हैं, और आप ये देखो कि एंटागोनिस्ट पिछली बार एंटागोनिस्ट जो है वो पॉवर्टी है, कोई कैरेक्टर नहीं है। तो ये एक ओ हेनरी का एक यूनिक स्टाइल है कि इसकी जो इसके ट्विस्टेड प्लॉट्स होते हैं, और इसके एंटागोनिस्ट अक्सर जो हैं वो इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट चीजें ही होती हैं।
पर्सन्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजीज इज द प्रिवेलिंग एलिमेंट थ्रू आउट द स्टोरी। So John C suffers from pneumonia. At the end, Mr. Behrman catches pneumonia too, and he died. तो ये theme of disease and death इसमें मौजूद है। Thank you so much. So this is the end from my side. I hope you liked this lecture. If you have any question, you can drop in your questions in the comment box. मैं फिर आपको बताता चलूँ कि ये अनऑफिशियल वीडियोस हैं, ये यूनिवर्सिटी की जानिब से बिल्कुल भी नहीं है। हम कोई पेड सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करते। हम स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप अपने लेक्चर्स को यूट्यूब की बजाय आप पहले अपने लेक्चर्स को, ऑडियो लेक्चर्स को वहाँ पर LMS पे ज़रूर सुनो, उसके जो रीडिंग कंटेंट है उसको ज़रूर स्टडी करो, उसके बाद हमारी वीडियो की तरफ आओ, ताकि आपको आपका लेक्चर जो है वो पूरा प्रिपेयर हो और आप अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके एग्जामिनेशन हॉल में जा सको। हम कोई पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। दीज वीडियोस और दीज लेक्चर्स आर जस्ट टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।